हेलो बच्चों। आज हम 10th क्लास में केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और उन न्यू सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो पहले वाले सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस। क्लियर हो गया? केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेसेस होते हैं जिसके अंदर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज। देखना, केमिकल reactions, those those processes in which new substances are formed with new properties, new properties known as chemical reactions। क्लियर? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और उन न्यू सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी से क्या होती है? डिफरेंट होती है, अलग होती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम रिबन है, इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में। जब आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हो तो व्हाइट फ्लेम्स प्रोड्यूस होती है और जब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज है वो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम दोनों की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है। तो यहाँ देखिए, ये दो अलग सब्सटेंस थे, इन दोनों ने रिएक्शन की, ये एक नया सब्सटेंस बना दिया और इस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज इन दोनों सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज से क्या है? डिफरेंट है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ये जो एरो है, इससे लेफ्ट साइड में जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं और राइट साइड में जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट। तो हम डिस्कस करेंगे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। Those substances which take part take part in a chemical reaction known as रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं यानी कि भाग लेते हैं। अब ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, क्योंकि इन दोनों ने रिएक्शन करके क्या फॉर्म किया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट। और फॉर्म क्या हुआ है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स, दोज substances which are produced in a chemical reaction known as प्रोडक्ट्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने आपको बताया
कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और उन न्यू सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टी है वो पहले वाले सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी से क्या होती है, अलग होती है। एग्जाम्पल दिया हमने कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो एक तो वो व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और जलने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर की फॉर्म में पाया जाता है। फिर हमने डिस्कस किया कि ये जो एरो है इससे लेफ्ट साइड वाले जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, और राइट वाले सब्सटेंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन के टेक प्लेस होने की वजह से फॉर्म होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर। जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बर्न नहीं करता है। तो इस प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव करने के लिए हम जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द surface of magnesium ribbon. The magnesium ribbon is cleaned with sandpaper before burning in air। क्लियर हो गया कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है जो नहीं जलती है। उस प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव करने के लिए हम उसको किससे रब करते हैं, क्लीन करते हैं, सैंड पेपर से। तो ये इसका आंसर। अब हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन की 5 करेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड है चेंज इन कलर, फोर्थ है चेंज इन स्टेट, और फिफ्थ है चेंज इन टेम्परेचर। तो फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड है चेंज इन कलर, फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर, और फिफ्थ है चेंज इन स्टेट। फर्स्ट डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब आप एक बीकर लोगे और बीकर के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लोगे और उसके अंदर कुछ जिंक ग्रेनल्स डालोगे और उसको जब ऐसे होल्ड करके देखोगे तो आप पाओगे कि उसमें से कुछ बबल्स इवोल्व हो रहे हैं। बबल इवोल्व हो रहे हैं इसका मतलब है गैस निकल रही है।
फिर आप क्या करोगे, एक बर्निंग कैंडल लोगे, उसको उसके पास लेके जाओगे। अगर पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो ये कंफर्म हो गया कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो जब आप जिंक की डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या फॉर्म कर देगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करेंगे तो अब ये बैलेंस हो गया है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है वो भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, करेक्टराइज करता है। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सपोज करो कि आपने पोटाशियम आयोडाइड लिया KI और लेड नाइट्रेट लिया, दोनों को एक बीकर के अंदर मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद ये फॉर्म हो जाएगा। बैलेंस करेंगे, वहां 2 आयोडीन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 2 से मल्टीप्लाई, अब ये बैलेंस है। तो लेड आयोडाइड जो है इसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, शॉर्ट में PPT लिख रहा हूं प्रेसिपिटेट को। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जैसे कि आपने पोटाशियम आयोडाइड की लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन की तो लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे। तो कुछ रिएक्शन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के द्वारा भी कैरेक्टराइज की जाती है। थर्ड है चेंज इन कलर। पोटाशियम पर मैग्नेट का जो है कलर होता है वो पर्पल होता है। जब आप उसके अंदर सिट्रिक एसिड डालोगे तो वो दोनों रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने से उस पोटाशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो पर्पल से कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ रिएक्शन कैरेक्टराइज होती है बाय चेंज इन कलर। तो जब ऐसे कलर चेंज हो जाएगा तो वो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। सपोज करो आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पानी है, आपने उसके अंदर थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया और किसी रोड से उसको क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया। तो जब आप उस कंटेनर को टच करके देखोगे तो आपको फील होगा वो गर्म हो गया है। तो जब आपको ये लगे कि पहले के मुकाबले टेम्परेचर या तो बढ़ गया है या घट गया है तो वो भी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और लास्ट है चेंज इन स्टेट। वैक्स जो होता है कैंडल में वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। जब हम वैक्स को या कैंडल को बर्न करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर वेपर में, हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी। ये सॉलिड फॉर्म में पाया गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है, वाटर जो है वो वेपर या लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और हीट एनर्जी निकलती है और लाइट एनर्जी निकलती है। तो ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी केमिकल रिएक्शन की कि चेंज इन स्टेट। तो वैक्स सॉलिड स्टेट में था, किसमें कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पांचों आपको बता दिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए है। और केमिकल रिएक्शंस को आप बैलेंस तभी कर पाओगे जब आपको हर एक कंपाउंड का फॉर्मूला पता हो। और फॉर्मूला आप तब लिख पाओगे जब आपको हर एक आयन की वैलेंसी पता हो। तो कुछ जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले आयन हैं उनकी वैलेंसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। यहां लिखेंगे आयन या सिंबल, फिर चार्ज, और फिर वैलेंसी। वैलेंसी सबसे पहले हाइड्रोजन H+, चार्ज क्या होगा +1 और वैलेंसी क्या होगी 1। फिर सोडियम Na+, चार्ज क्या होगा +1 और वैलेंसी क्या होगी 1। फिर पोटाशियम K+1, चार्ज क्या होगा +1, वैलेंसी क्या होगी 1। फिर
कैल्शियम Ca+2 चार्ज होगा +2, वैलेंसी होगी 2। मैग्नीशियम Mg+2 चार्ज +2, वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम Al+3 चार्ज +3, वैलेंसी 3। जिंक Zn+2 चार्ज +2, वैलेंसी 2। Ag सिल्वर +1 चार्ज +1 और वैलेंसी 1। क्यूप्रस Cu+1 चार्ज +1 और वैलेंसी 1। आयन सिंबल चार्ज वैलेंसी। क्यूप्रिक Cu+2 चार्ज +2, वैलेंसी 2। उसके बाद फ्लोराइड F-1 चार्ज -1, वैलेंसी 1। क्लोराइड -1 1। ब्रोमाइड -1 1। आयोडाइड -1 1। हाइड्रोक्साइड -1 1। ऑक्साइड -2 2। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव -2 2। फिर चार्ज आयन आयन सिंबल चार्ज और वैलेंसी। बाइकार्बोनेट HCO3-1 चार्ज -1, वैलेंसी 1। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव -2 2। बाइसल्फेट HSO4 नेगेटिव -1 और 1। फिर फॉस्फेट PO4 -3 या 3 नेगेटिव चार्ज -3, वैलेंसी 3। बाइकार्बोनेट सल्फेट नाइट्रेट NO3 -1 और वैलेंसी 1। ये कुछ आयन हैं जो फ्रीक्वेंटली आपके सिलेबस में यूज होंगे। अगर आपको इनकी वैलेंसी पता है तो आप इजीली फॉर्मूला लिख सकते हो। तो इसके बाद हम आपको फॉर्मूला लिखना सिखाएंगे। अब आपको फॉर्मूला लिखना सिखाएंगे। जैसे अगर आपको सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम को यहां लिखेंगे, क्लोराइड यहां। इसकी वैलेंसी भी 1 होती है, इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा NaCl। फिर सोडियम ब्रोमाइड, यहां लिखेंगे सोडियम, ये ब्रोमाइड, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे NaBr। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अब Na ऑक्साइड O, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
A2O सोडियम ऑक्साइड। फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या Al या O, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Al2O3। फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl, वैलेंसी इसकी 3, इसकी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AlCl3। जिंक कार्बोनेट Zn, कार्बोनेट का CO3, इसकी वैलेंसी भी 2, इसकी वैलेंसी भी 2। अगर नंबर एक दूसरे के मल्टीपल है तो सेम नंबर से जिससे डिवाइड हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ZnCO3, ये जिंक कार्बोनेट। फिर जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये जिंक, ये सल्फेट SO4, ये भी 2, ये भी 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ZnSO4। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ZnO2, 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ZnO। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम और ये HCO3, 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा NaHCO3। तो इस तरह से अगर आपको वैलेंसी याद हो गई है तो आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हो। कुछ और नाम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पोटाशियम सल्फेट, अब पोटाशियम के सल्फेट SO4, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K2SO4। पोटाशियम कार्बोनेट KCO3, 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे K2CO3। पोटाशियम ऑक्साइड KO1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे K2O। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम Mg, क्लोराइड Cl, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे MgCl2। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे MgO। सिल्वर
क्लोराइड Ag Cl 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AgCl। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AgNO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 2 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 फॉर्मूला CaCO3। कैल्शियम क्लोराइड CaCl 2 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CaCl2। तो इस तरह से इजीली आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हो। नेक्स्ट है पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड Ai वैलेंसी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Ai। उसके बाद जिंक सल्फेट जिंक सल्फेट ZnSO4 2 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ZnSO4। जिंक बाई कार्बोनेट जिंक HCO3 होता है बाई कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी 2 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ZnHCO3 ट्वाइस। इसी तरह से कुछ एसिड्स हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCl। नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। अमोनिया, ये एसिड नहीं है अमोनिया, ये यूज होता है तो NH3 को अमोनिया बोलते हैं। उसके बाद एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं या इथेनोइक एसिड। फिर फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH और इसका यूपीएसी नेम होता है मीथेनोइक एसिड। फिर फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, अमोनिया, लेड नाइट्रेट, ये Pb, ये NO3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PbNO3 ट्वाइस। फेरस सल्फेट,
Fe ferrous, सल्फेट SO4, 2 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो FeSO4। तो ये कुछ कंपाउंड हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है तो आप HCl लिखोगे, नाइट्रिक एसिड होगा तो HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो H2SO4, अमोनिया का यूज होगा तो NH3, एसिटिक एसिड होगा तो CH3COH, फॉर्मिक एसिड होगा तो HCOH, लेड नाइट्रेट यूज होता है तो उसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, इसलिए लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बता दिया। फेरस सल्फेट का भी होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है FeSO4। इसके बाद हम आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना सिखाएंगे। अब हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में आपको बताएंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको उनके सिंबल्स और फॉर्मूले की टर्म में रिप्रेजेंट करना, फॉर्मूला की प्लूरल फॉर्म होती है फॉर्मूले, फॉर्मूले की टर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। तो स्टेटमेंट देखना, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स और फॉर्मूले ऑफ different reactants and products is called chemical equation। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड gives जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। जिंक सल्फेट का क्या होता है, ZnSO4। और हाइड्रोजन का क्या होता है, H2। तो ये केमिकल रिएक्शन थी। इस केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल और फॉर्मूला की टर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस दो टाइप की होती है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, और सेकंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। क्लियर। हमने आपको बताया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूज होते हैं उनको उनके सिंबल्स या फॉर्मूला की टर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल दिया कि जिंक की जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट फॉर्म होता है हाइड्रोजन, इसको इसके फॉर्मूला की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या बन गई, केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन।
अब आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बताएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू और डेफिनेशन के थ्रू क्लियर करेंगे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन is said to be balanced chemical equation if it has same number of atoms of different elements on both sides। बोथ साइड्स का मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात हो रही है। कहता है एक केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी कब? इफ इट हैज सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो डिफरेंट एलिमेंट्स है, उनके नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ क्या हो? सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। अब यहां देखिए कैल्शियम के कितने एटम है? एक। यहां भी कैल्शियम के कितने एटम है? एक। कार्बन कितना है यहाँ पे? वन। कार्बन यहाँ कितना है? वन। ऑक्सीजन कितने हैं? थ्री। तो एक ये रहा और दो ये रहे, कितने हो गए? तीन। तो दोनों तरफ जो है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम है वो क्या है? सेम। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या कहलाएगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सेम ऐसे ही अगर H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है? टू। अगर कोई नंबर आगे मल्टीप्लाई होगा तो वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? टू। यहाँ क्लोरीन कितने? टू। तो क्लोरीन भी कितने होंगे? टू। तो ये क्या कहलाएगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम नहीं होंगे तो वो क्या कहलाएगी? अनबैलेंस्ड। ए केमिकल इक्वेशन इज said to be unbalanced chemical equation if it has unequal number of atoms of different elements on both side। अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है अगर वो अनइक्वल है, सेम नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2। ये कौन सी केमिकल इक्वेशन है? अनबैलेंस, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? दो। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? दो। ऑक्सीजन कितने हैं? दो। यहाँ कितना है? वन। तो ये कैसी केमिकल इक्वेशन होगी? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपको क्लियर हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें दोनों तरफ का मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो क्या होंगे? सेम होंगे, तो वो बैलेंस कहलाएगी।
और सेम नहीं होंगे तो वो क्या कहलाएगी, अनबैलेंस। अब आपको इसके बाद केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाएंगे। अब आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना सिखाएंगे। जैसे ये कोई केमिकल इक्वेशन है, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। तो यहां आप एक ही टेबल बना लोगे ऐसे, यहां लिख देंगे एलिमेंट, यहां नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड और नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। अब यहां पे कौन कौन से एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, और लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन के कितने एटम है, 2, जबकि राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 1, और राइट हैंड साइड में क्लोरीन के कितने एटम है, 1। तो हमें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्या करने हैं, सेम करने हैं। तो जिस तरफ कम है उस तरफ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो सेम हो जाए। तो ये 2 कब होगा, क्योंकि ये सेम करना है, ये 2 है तो ये भी 2 करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो सेम हो जाएगा। ये भी 1 है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो क्या हो जाएगा, सेम। इसका मतलब इसको यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। सेम ऐसे ही अगर ये है H2 प्लस O2 गिव्स H2, या फिर टेबल बना लेंगे, यहां लिखेंगे एलिमेंट या नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। अब दो ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1। तो सबसे पहले कम है, इसको चेंज करेंगे, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। और जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे ही करते हैं, बॉटम में कभी नहीं करते, ये ध्यान रखना। जब भी किसी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करोगे तो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो यहाँ ऐसे आगे करोगे। अब आगे करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ 2 थे, 2 आगे जो नंबर होता है वो सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो इसका मतलब यहाँ राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो ये भी क्या हो जाएगा 4, ये भी 4, ये 2 और ये 2, तो ये क्या हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक और देखिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। टेबल बनाएंगे, एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2, और लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन के कितने एटम है, 1, और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3। तो जब भी एक दूसरे के मल्टीपल ना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 3, इधर कितने हैं, 2, तो इसको तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो 6 6 हो जाएगा। तो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो ये 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और जब आगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये भी 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 6, यहाँ पे भी कितने हैं, 6, तो ये बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन 2 थे,
आगे जो नंबर होगा वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने 6, 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6। तो इस तरह से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। थर्ड है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। फोर्थ है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। फिफ्थ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सिक्स्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सेवेंथ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। एट्थ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। और नाइन्थ है रिडॉक्स रिएक्शंस। ये 9 टाइप की रिएक्शन आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। फर्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकेंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्ड है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फोर्थ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिफ्थ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिक्स्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेवेंथ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एट्थ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और नाइन्थ है रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है जिनके दौरान हीट एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि जब वो रिएक्शन टेक प्लेस होती है तो उनके टेक प्लेस होने से क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दोज reactions in which heat is evolved during the reaction। जिन रिएक्शंस के दौरान हीट एनर्जी रिलीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और हीट एनर्जी रिलीज होगी, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्लियर हो गया। टोटल आपको इस चैप्टर में 9 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है और हमने आपको बता दिया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताएंगे।
those reactions in which heat is absorbed during the reaction क्या कहलाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इससे पहले जो हमने आपको पढ़ाया था वो था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है और हीट एनर्जी रिलीज होती है तो उनको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ही तब होगी जब वो हीट एनर्जी क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे इसका एग्जांपल है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन तभी होगी तब ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो ये रिएक्शन कौन सी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दोज रिएक्शन in which two or more substances or compounds combine to form a single कंपाउंड। जिन रिएक्शंस के अंदर दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस और कंपाउंड कंबाइन होकर के एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना। तो जिन रिएक्शंस के अंदर दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस और कंपाउंड कंबाइन होकर के एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल C+O2 gives CO2. Mg plus O2 gives MgO। बैलेंस करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 और राइट में कितना है? 1। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया और मैग्नीशियम यहाँ कितने हो गए? 2। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो अब तक हमने आपको 3 केमिकल रिएक्शंस पढ़ाई। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरी एंडोथर्मिक रिएक्शन और तीसरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिन रिएक्शंस के दौरान हीट एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। जिनके दौरान हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। और जब दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस या कंपाउंड कंबाइन होकर के एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नाम से ही कंफर्म हो रहा है जिस रिएक्शन के अंदर एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन विच a single compound is split into two or more simple substances। वो रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंसेस में स्प्लिट का मतलब टूट जाता है
उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के काफी और एग्जाम्पल भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फेरस सल्फेट FeSO4 इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। बैलेंस करेंगे, यहाँ आयरन के कितने एटम है? 2, यहाँ कितना है? 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आयरन बैलेंस हो गया। सल्फर कितने हैं? आगे अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई आगे तो हर एक एलिमेंट से इंटू होगा, तो सल्फर 2 है, एक ये रहा, एक ये रहा। ऑक्सीजन कितने? 8, 3, 2, 5 और 3, 8। ये बैलेंस हो गया। लेड, ये भी आता है कि लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा? तो ये टूट जाता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। बैलेंस करेंगे, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ लेड कितने हो गए? 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेड कितने हो गए? 2। अब नाइट्रोजन 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन कितना है? 3 टू द 6 और 6 टू द 12, तो 4 टू द 8 और 2 10 और 2 12, बैलेंस हो गया। एक ही होता है पोटाशियम क्लोरेट KClO3, इसको बोलते हैं पोटाशियम क्लोरेट। इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? तो ये टूट जाएगा पोटाशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। बैलेंस करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 2 KCl और ऑक्सीजन कितने हो गए? 6, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं जनरली डायरेक्टली कि फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, तो आपको ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस करके लिख के आनी है। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा? पोटाशियम क्लोरेट को हीट करेंगे तो क्या होगा? एक और है AgCl, सनलाइट की प्रेजेंस में ये टूट जाता है Ag प्लस Cl2 में। बैलेंस करेंगे, ये। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इसके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाता है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी के ऊपर बोर्ड में एक क्वेश्चन भी आता है कि एक्सप्लेन व्हाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंसेस में स्प्लिट होता है, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंसेस और कंपाउंड कंबाइन होकर के एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन लिख के आप बोलो कि दैट्स व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है और एक नया कंपाउंड बना देता है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। those reactions in which a reactive element displaces less reactive element from its compound and to form new compound, उसको हम क्या बोलते हैं?
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4, जब हम इसके जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू कॉपर, तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या फॉर्म कर देगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। those reaction those reactions in which two or more compounds react with each other to form two or more compounds by exchange of ions। जिस रिएक्शन के अंदर दो या दो से अधिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके दो या दो से अधिक नए कंपाउंड बनाए, किस प्रोसेस से, बाय एक्सचेंज ऑफ आयन से, यानी कि मोस्टली आयोनिक कंपाउंड में ये रिएक्शन देखने को मिलती है, जैसे AgNO3 प्लस NaCl gives AgCl प्लस NaNO3। इसका जो ये कैटायन, ये एनायन, ये इसके साथ लग जाएगा, ये इसके साथ, तो यानी कि दोनों कंपाउंड ने अपने आयंस का क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। those reactions in which two compounds react with each other to form precipitate। जिस रिएक्शन के अंदर दो या दो से अधिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड की जब सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये फॉर्म कर देता है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2NaCl। इसमें इसके व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो जाते हैं, व्हाइट कलर के बेरियम सल्फेट के फॉर्मेशन की वजह से व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन reactions। those reactions in which acids react with bases to form salts and water। जिस रिएक्शंस के अंदर या जिन रिएक्शंस के अंदर एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर, उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे NaOH ये बेस है, इसकी HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या फॉर्म कर देगा, NaCl सॉल्ट और प्लस वाटर।
इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बताने से पहले हम आपको दो प्रोसेस बताएंगे। एक होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और एक होता है रिडक्शन प्रोसेस। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए substance is known as oxidation. Removal of hydrogen from a substance is known as ऑक्सीडेशन। या तो आप किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर दो या हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, दोनों ही क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए substance is known as रिडक्शन। या तो आप किसी सब्सटेंस के अंदर क्या ऐड कर दो? हाइड्रोजन, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज known as रिडक्शन। मुझे लगता है इजी चीज है, क्लियर हो गया होगा आपको कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, या तो किसी सब्सटेंस के अंदर क्या ऐड कर दो? ऑक्सीजन, या उसके अंदर से उसके पास से क्या रिमूव कर दो? हाइड्रोजन। दोनों ही क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडेशन। या तो किसी सब्सटेंस के अंदर क्या ऐड कर दो? हाइड्रोजन, या उसके पास से ऑक्सीजन को क्या कर दो? रिमूव कर दो, तो वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। Addition of oxygen to a substance is known as oxidation. Removal of hydrogen from a substance is known as oxidation. Addition of hydrogen to a substance is known as reduction, or removal of oxygen from a substance is known as reduction. अब दो चीजें और हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंसेस ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं या हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। और जो सब्सटेंसेस हाइड्रोजन की सप्लाई करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, those substances which supply oxygen or remove hydrogen, known as oxidizing agents. Reducing agent, those substances which supply hydrogen or remove oxygen, known as reducing
एजेंट्स। और सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं जो सब्सटेंसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, या जो सब्सटेंसेस ऑक्सीडेशन कराते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, जो सब्सटेंसेस रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या रिडक्शन कराते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। लास्ट जो रिएक्शन है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स reactions, those reactions in which oxidation process and reduction process are carried out, known as redox reactions। जिन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी टेक प्लेस होता है और रिडक्शन प्रोसेस भी टेक प्लेस होता है उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो आप देख रहे हो यहां इसके साथ ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो इसका तो क्या हुआ, रिडक्शन। यहां ही अकेला था, रिएक्शन के बाद इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। दो चीजें और एग्जाम में पूछ ली जाती है, ऐसे कोई रिएक्शन दे रखी होगी और आपसे पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसको ऑक्सीजन किसने सप्लाई की, जिंक ऑक्साइड ने, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। इसका रिडक्शन किसकी वजह से हुआ है, कार्बन की वजह से, क्योंकि इसने इसकी ऑक्सीजन क्या किया है, रिमूव किया है, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके साथ ही जो आपकी ये नो टाइप की केमिकल रिएक्शन थी, पहला आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये कंप्लीट हो गई है। रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो और रिडक्शन प्रोसेस भी हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन थी जिंक ऑक्साइड की, आपने किसके साथ रिएक्शन की, कार्बन के साथ, तो किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड में। इसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया, जिंक में कन्वर्ट हो गया, तो इसका तो क्या हुआ है, रिडक्शन। इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ, जिंक ऑक्साइड की वजह से, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। इसका रिडक्शन किसकी वजह से हुआ, कार्बन की वजह से, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोरोजन। कोरोजन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेटल की सरफेस इस तरह से दिखाई देती है जैसे किसी ने उसको खा लिया हो या उसकी सरफेस को क्या कर दिया हो, डैमेज कर दिया हो। किसके एक्शन से, एयर, मॉइस्चर और केमिकल, इनके एक्शन की वजह से अगर मेटल की सरफेस डैमेज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। स्टेटमेंट, द process in which metals surfaces are damaged or
eaten up by the action of air, moisture and chemicals। फिर देख लीजिए, कोरोजन वो प्रोसेस है जिसके अंदर मेटल की सरफेस डैमेज हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसको खा लिया हो। किसके एक्शन से? एयर के, मॉइस्चर के और केमिकल के। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। अब कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्ट। काफी बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2। आगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग ways। First, by painting। Second, by oiling। Third, by greasing। और fourth, by गैल्वेनाइजेशन। आयरन को रस्ट से बचाने के लिए हम ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। एक तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं, या उसके ऊपर ऑयल की एक लेयर बना देते हैं। नेक्स्ट, या ग्रीज लगा देते हैं। और फोर्थ, आयरन के ऊपर जिंक मेटल की एक लेयर लगा देते हैं या चढ़ा देते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? बाय पेंटिंग, बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीजिंग और बाय गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। जो भी किसी फूड स्टफ्स के अंदर जो ऑयल या फैट प्रेजेंट होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होने की वजह से उस फूड स्टफ का टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। कोई भी फूड स्टफ होगा, उसके अंदर या तो फैट होंगी या ऑयल होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी। द ऑक्सीडेशन, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और oils in food resulting into bad smell and bad taste is called rancidity। क्लियर? जब भी फूड स्टफ्स के अंदर जो ऑयल या फैट प्रेजेंट होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होने की वजह से उस फूड स्टफ्स का टेस्ट या स्मेल चेंज हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। द फूड स्टफ्स can be prevented
from rancidity by following ways. First, by filling नाइट्रोजन गैस। जो फूड स्टफ्स है उसके अंदर क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, और नाइट्रोजन गैस जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो वो ऑक्सीजन को फूड स्टफ्स तक आने नहीं देती, तो फूड स्टफ क्या होता है, सेफ रहता है। सेकंड, बाय स्टोरिंग द फूड स्टफ्स इन रेफ्रिजरेटर। थर्ड, by using एंटीऑक्सीडेंट। दो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एक BHA और एक BHT। इसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। और फोर्थ है स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। तो आप किसी भी फूड स्टफ को खराब होने से बचाने के लिए ये चार प्रोसेस का सहारा ले सकते हो। या तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर दो, या उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दो, या उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट यूज ऐड कर दो, या उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर कर दो। तो ये आपके वो चार प्रोसेस है जिनका यूज करके आप फूड स्टफ को खराब होने से बचा सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में मोस्टली आता है कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सप्लेन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनके दौरान हीट एनर्जी रिलीज होती है, और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारी जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ग्लूकोज उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कंसीडर करते हैं। आंसर देख लीजिए एक बार। रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन because energy is released in this process. During respiration, glucose combined with oxygen in the cells of our body to form carbon dioxide, water and energy is released. ये रिएक्शन, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। और जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी चैप्टर में। ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस एक्स है जिसका नाम गिवन नहीं है, लेकिन वो किसके लिए यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए। नेम द सब्सटेंस। एक तो उस सब्सटेंस का नाम बताना है, दूसरा उसका फॉर्मूला लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा नेम ऑफ सब्सटेंस, तो होगा नेम ऑफ सब्सटेंस क्विक लाइन। फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, CaO। इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। और सेकेंड पार्ट का आंसर, जब कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, CaOH ट्वाइस। इसको क्विक लाइन बोलते हैं और इसको स्लेट लाइन बोलते हैं। तो ये इसका आंसर है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज।
व्हेन आयरन नील्स आर डिप्ड इनटू इट। तो ये कॉपर सल्फेट, ये CuSO4, ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है। और जब इसके सॉल्यूशन के अंदर आयरन नील्स को आप डालोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी इसमें, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या फॉर्म कर देगा, फेरस सल्फेट और प्लस कॉपर। इसका कलर जो है वो लाइट ब्लू कलर होता है और इसका जो कलर है वो लाइट ग्रीन होता है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस फ्रॉम लाइट ब्लू टू लाइट ग्रीन। तो ये इसका आंसर होगा।